हाँ, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें आपको मैं क्रेमर्स रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल क्या होता है, जिसमें आपको तीन इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाता है। जैसे ये ए के दे दे आपको a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू कितना हो जाएगा, d1 हो जाएगा, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 हो जाएगा। और a3x प्लस b3y प्लस c3z ये कितना हो जाएगा आपका, d3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो सोल्व करने के लिए एक रूल हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेमर्स रूल, और बहुत काम का है, ठीक है। आपने देखे होंगे कि मेंस में भी कितने क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं और एडवांस में भी इसका काफ़ी यूज है। जैसे वो क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम क्या बोलते हैं कि इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। ए क्या हो जाएगी आपकी, इसको ए एक्स इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, ए हो जाएगी a1 b1 c1, ठीक है। और a2 b2 c2, और ये क्या हो जाएगी a3 b3 c3। और यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका x y z, और बाकी b क्या हो जाएगी, b हो जाएगी आपकी d1 d2 d3। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको वही रिजल्ट वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे क्रेमर्स रूल क्या बोलता है कि यहाँ पे जब इसको सोल्व करते हैं तो x जो आता है, x आता है आपका डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है। और y आता है आपका डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ठीक है। और z आता है आपका डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या है यहाँ पे, a की डिटर्मिनेंट को हम, डेल्टा क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है उसको आप डेल्टा बोलते हैं। ये तो बातें आपको वैसे पता ही होगी, ठीक है। डेल्टा 1 क्या आएगा, डेल्टा 1 आएगा, आप a1 a2 a3 को किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा 1 जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा कि d1 d2 d3, मतलब x के जो कोफिशिएंट है उनको आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका c1 c2 c3। अब इसके बाद सिमिलरली डेल्टा 2 आ जाएगा, सिमिलरली आपका डेल्टा 3 आ जाएगा। तो अब क्रेमर्स रूल की बात करते हैं, क्या काम आता है, सॉल्यूशन जब कि कितने सॉल्यूशन आएंगे इस सिस्टम के, कितने सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। अगर डेल्टा आपका नॉन जीरो है तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक्स वाई जेड के डिनोमिनेटर में नॉन जीरो नंबर आएगा। इसमें भी दो बातें निकल के आती है कि अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इज़ नॉन जीरो, कोई भी एक नॉन जीरो आपको दे के रखा है, तो इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कितना सॉल्यूशन आएगा इस केस में, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और अदरवाइज अगर तीनों जीरो हो गया तो फिर क्या सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। तीनों जीरो हो गए तो एक्स वाई जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद में अब डेल्टा अगर जीरो हो गया, ठीक है, जैसे डेल्टा जीरो कब कब हो सकता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि पैरेलल प्लेन हो सकते हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेन हो सकते हैं, तब भी आपका डेल्टा जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा अगर जीरो हो गया तो इसमें भी दो बातें बनती है कि अगर इनमें से ऑल मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों क्या होने चाहिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर जीरो। अगर ऐसा केस हो गया तो फिर कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हो तो किसी भी प्लेन को आप अनदर 2 प्लेन की टर्म में लिख सकते हो। 3 प्लेन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहे हैं तो अगर ऐसा लिख पा रहे हो तो वो 100% इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहे होंगे। और अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, एटलीस्ट वन इज़ नॉन जीरो, मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें, नो सॉल्यूशन। फिर आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिल रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकती है नो सॉल्यूशन में, या तो हम बोल सकते हैं कि वो पैरेलल प्लेन हो सकते हैं। क्या कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है वो पैरेलल प्लेन हो, ठीक है। तो जब पैरेलल प्लेन होंगे तो दो प्लेन आपके इस टाइप से आ जाएंगे, ठीक है, दो प्लेन आपके इस टाइप से आ जाएंगे और तीसरा प्लेन उनको इस टाइप से कट कर रहा होगा, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, एक कंडीशन ऐसी भी बन सकती है कि जैसे इनफाइनाइट प्लेन में जब वो कट कर रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब दे रहे हैं तो एक ही जगह 3 प्लेन कट कर रहे होंगे, ठीक है, एक ही जगह आपके 3 प्लेन कट कर रहे होंगे। जैसे मैंने ये प्लेन बनाया, ठीक है, अब इसी से यहाँ से एक प्लेन ये बना दिया, ठीक है, और तीसरा प्लेन आपका ऐसे ले दिया मैंने। तो ये अगर तीनों प्लेन देखोगे तो तीनों एक ही जगह पे कट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी एक प्लेन को यहाँ से खिसका दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया,
खिसका दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, जैसे मैंने एक प्लेन, इस प्लेन को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है, तो वो प्लेन मान लो ऐसे कट करके जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होंगे, तीनों प्लेन कॉमन सॉल्यूशन नहीं देंगे, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन आएगा आपका, ठीक है। तो ये जो बातें मैंने बताई आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एडवांस्ड के हिसाब से काफ़ी काम की बातें हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है -x, ये आपको एक सिस्टम दिया हुआ है और बोला कि इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका डेल्टा चेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो हमारी डिटर्मिनेंट बनेगी, ठीक है, ए जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो क्या बन रही है, ए बनाओ आप, ये बनेगी आपकी -1, ठीक है, -1, एक्स के कोफिशिएंट लिखेंगे ना पहले 2, और कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कितना हो जाएगा 2 -4, और कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और कितना आएगा 5 3 2, ठीक है। तो आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करो, ठीक है। इसकी जब आप, अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ कर दी, एक्स वाई जेड को तो एक साथ ही लिखते हैं ना हम, A1 B1 C1, तो कितना आएगा यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने इसको लिखने में क्या कर दिया, इसको तो A1 B1 C1 तो ऊपर ही आएगा ना, तो फटाफट लिख लेते हैं -1 2 5, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट कितने हैं आपके 2 -4 3, और तीसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 1 -2 2, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट चेक करो आप लोग, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट जो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मैं टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आएगा, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए इस स्टेज पे। इसका, और यहाँ पे बोला है इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, इसका मतलब कितना होगा, ये आपका डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक है। तो कितने सॉल्यूशन दे रहे होंगे, और इनमें से कोई प्लेन पैरेलल भी नहीं है, देखो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, कोई प्लेन यहाँ पे पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कोफिशिएंट, देखो नो पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, नो पैरेलल प्लेन्स, इसका मतलब ये कितने सॉल्यूशन दे रहे होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही दे रहे होंगे, पर कितने सॉल्यूशन दे रहे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही दे रहे होंगे, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वैसे ही बोला है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, तीन प्लेन का अगर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आता है तो उनके तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होता है ना, क्योंकि तीन प्लेन एक सॉल्यूशन भी दे सकते हैं या उससे एक सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या तीन प्लेन, क्या लगता है आप लोगों को, ठीक है। तो सोचना इस बात को। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इनमें से हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर बी, विच सिस्टम हैज सॉल्यूशन फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू, तो कौन सा सॉल्यूशन है जिसका आपका यहाँ पे मतलब बी जो है ना फॉर ऑल B1 B2 B3 आपको ऊपर से लेने हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो पहले वाले प्लेन को मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी दोनों की टर्म में लिख सकते हैं, P1 इक्वल्स टू लैम्डा P2 प्लस म्यू P3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो P1 कितना, अब यहाँ पे जब ये लिखेंगे आप, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। किसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे आप, एक्स और वाई जेड तीनों के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे P1 आ गया, ठीक है, कि क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, कितना बन रहा है यहाँ पे चेक कर लो आप लोग। तो पहले वाले में आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी मैनुअली, जैसे एक्स का कोफिशिएंट ही चेक कर लो आप, तो ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट पहले वाले में कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, दूसरे वाले में कितना आ जाएगा 2 लैम्डा आ जाएगा, तीसरे वाले में कितना आ जाएगा म्यू आ जाएगा, ठीक है। वैसे वाई का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, इसमें आपका 2 आ जाएगा, और ठीक है वाई का कोफिशिएंट P1 में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा आपका -4, तो ये -4 लैम्डा हो जाएगा, माइनस का 2 म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, लैम्डा और म्यू की। तो यहाँ से आपको रिलेशन बन जाएगा, क्या रिलेशन बनेगा, आप वैल्यू निकालना, तो P1 + 7 P2, ठीक है, P1 + 7 P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 13 P3। तो यही रिलेशन आपको लैम्डा और म्यू को निकालने के बाद ऊपर वाले में भर देना, तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यही रिलेशन आपका B1 B2 B3 के लिए भी होगा, कांस्टेंट के लिए भी सेम रिलेशन होगा, कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा B1 + P2 का कांस्टेंट कितना है B2, और उसका कितना है 13 B3। तो ये रिलेशन है B1 B2 B3 में। अब फर्स्ट वाले में देखते हैं कि उसका भी क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर ऑल, यानी ये B1 B2 B3 में इनमें पुट करूँ तो मेरे पास क्या आनी चाहिए, सॉल्यूशन आनी चाहिए। तो ए पार्ट में आप चेक करो, ए पार्ट में आप इसकी डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है, क्या आएगी डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, और कितना हो जाएगा 0 4 5, और कितना हो जाएगा 1 2 6, ठीक है। तो इसको आप लोग चेक करना, ये नॉन जीरो आ रही है, ठीक है। मैं टाइम, क्योंकि मुझे समझाने का काम है, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपके पास टाइम भी कम है, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो काम की चीज़ें वो बता रहा हूँ, समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरे वाले में देखो कि डेल्टा इसका 0 आएगा, आप लोग चेक करना, दूसरे वाले का डेल्टा क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ भी डेल्टा लिख देता हूँ, ठीक है, डेल्टा इसका 0 आएगा। तो इसका मतलब बाकी यहाँ पे दो प्लेन को आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे की टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्योंकि B1 B2 B3 में तो इसमें भी चल रहे हैं, तो सेम रिलेशन यहाँ भी होना चाहिए। इसका मतलब P1
B1 B2 B3 का जो रिलेशन है वो P1 P2 P3 में भी होगा, XYZ के कोफिशिएंट के लिए भी होगा। तो यहाँ पे आप लोग चेक करना कि P1 + 7 P2 जो आएगा वो 13 P3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी सॉल्यूशन आपके नहीं देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को बात समझ में आई। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं दे रहे। ठीक है, तो हमने बोला कि जो डेल्टा है वो किसी दूसरे रीजन से 0 हो सकता है। ठीक है, तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में आप लोग चेक करना। ठीक है, तो जैसे आप पहले और दूसरे प्लेन को देखो, पहला क्या है, पहले का कोएफिशिएंट क्या है -1 2 -5, और इसके बाद वाले की क्या है 2 -4 10। मेरे हिसाब से देखो ऊपर वाले को -2, ये दोनों का रेशियो क्या है, सेम ही है। तो इसका भी, ये दोनों प्लेन क्या हो जाएंगे, पैरेलल प्लेन है। ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल प्लेन से। इसका मतलब यहाँ तो वैसे भी सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ, पैरेलल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे वाले के लिए आपको सिमिलरली चेक करना है, उसका डेल्टा चेक करना, और अगर वो रिलेशन आ रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फिर उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन, मतलब बोला है कि किस B1 B2 B3 के लिए कोई रिलेशन देगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमने बोला कि पहले वाले में यहाँ पे पहले वाले में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। शायद हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में। दूसरे वाले में यहाँ पे डेल्टा 0 है, तो लेकिन ये इसका ये वाला रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसलिए कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, नो सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, और ये पैरेलल प्लेन, ये भी कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, नो सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, और डी में क्या हो जाएगा आपका, डी में चेक करना, उसका भी डेल्टा नॉन 0 आ रहा है B1 B2 B3 के लिए। ठीक है, मतलब सिंपल डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो किसी भी B1 B2 B3 के लिए नो सॉल्यूशन तो, सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा ना इसका। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई गई होगी। ठीक है, कि कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे बोला कि आपको यही एंट्रीज यूज करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि ये एंट्रीज यूज करनी है, और एक मैट्रिक्स में उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना वो आपको मैक्सिमम लेनी है। ठीक है, तो मान लो जैसे हमने ले लिया A1 B1 C1। ठीक है, ABCD टाइप के भी ले सकते हो आप। ठीक है, A2 B2 C2। ठीक है, और कितना हो जाएगा A3 B3 C3। और यहाँ पे ये जो सारी एंट्रीज है ये कहाँ से लेनी है, आपको यहीं से लेनी है। ठीक है, तो ये जैसे क्लास में मैंने मेथड बताया कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे थोड़ा समझने में आसानी रहती है कि आप डिटरमिनेंट को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्या आएगा, पहले ज्योमेट्रिकल डायगोनल के अलोंग लिखा आपने A1 B2 C3, फिर इसी के पैरेलल जाएंगे आप, ये ऐसे जाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा आपका। ठीक है, कितना आएगा A2 B3 C1। फिर उसके बाद इसी के पैरेलल में कौन कौन है, B1 C2 भी है, तो ये इनके सामने वाले से मल्टीप्लाई करने हैं आपको। ठीक है, ऐसा नहीं करना तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। B1 C2, उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप अपोजिट जाएंगे मतलब ज्योमेट्रिकल डायगोनल। तो ज्योमेट्रिकल डायगोनल कौन सा हो जाएगा आपका, ज्योमेट्रिकल डायगोनल हो जाएगा आपका दिस वन, ये वाला है ना, इसको ज्योमेट्रिकल डायगोनल बोलते हैं। फिर इसके अलोंग प्रोडक्ट करना है आपको, इसके अलोंग मतलब, और इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल में क्या आएगा आपका, A2 B1 आएगा, वो किससे, अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा A2 B1 C3। और फिर कितना हो जाएगा, इसी के पैरेलल में B3 C2 वाला भी डायगोनल चल रहा है, ये वाला डायगोनल तो नहीं लेकिन ये चल रहा है, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, A1 से। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले तो इसका हम क्या कर सकते हैं, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी ला सकते हैं। भाई 3 इधर है 3 उधर है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या बोलूँ कि ये सारे 1 हो जाए, ये सारे 1 हो जाए, ऑल 1 हो जाए, और ये सारे ऑल -1 हो जाए। ऐसा हो तो बहुत बढ़िया बात हो, मज़ा आ जाए कि सम कितना मिल जाएगा आपको, 3 इधर से मिल जाएगा, और सारे -3 होके +6 दे देंगे, तो उधर से तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। ठीक है, फिर हम क्या करें, लेकिन ये 1 होने के लिए, ठीक है, ये सारे 1 1 1 हैं, और उधर वो सारे क्या हो जाएंगे आपके -1, मतलब कैसे 2 + 1 माइनस हो जाए, इस टाइप से अगर हो गया। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर मान लो ये वाले अगर 1 है तो इसका सम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इस वाले का सम कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसा होने के लिए इन सबको क्या होना पड़ेगा, इन सबको 1 होना पड़ेगा, A1 B2 C3, यानी इन सब का प्रोडक्ट कितना आएगा। मान लो इसको मैंने P1 बोल दिया, इस वाले को, इस पूरे को, तो इस पूरे को क्या बोल दिया मैंने, P1 बोल दिया, और इस पूरे को P2 को क्या बोल दिया मैंने, P3 बोल दिया। ठीक है, सॉरी P2 बोल दिया। तो यहाँ पे P1 जो आएगा आपका वो क्या बनेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। जब तीनों 1 होंगे तो तीनों का प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट 1 आएगा। और जब उधर वाले भी, उधर वाले सब क्या बता रहा हूँ मैं, -1, उधर वालों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो बन रहा है ये एक्सप्रेशन बन रहा है, लेकिन ये वहाँ से तो -1 आ गया, क्योंकि सब -1 हो गए अगर -3 लाना है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया।
इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम अब ऐसा कर दें, अच्छा 5 आ सकता है क्या, 5 कैसे लाओगे, इधर 3, ठीक है। अब आपको मैक्सिमम पॉसिबल सम लाना है ना, तो क्या लगता है आपको 5 आ सकता है क्या, ठीक है। तो अगर आप 5 लाओगे तो इधर आपको 3 1 रखने पड़ेंगे, ठीक है। उधर फिर क्या करोगे आप 2 -1 रखोगे, तो इसका मतलब तो ये तो कभी पॉसिबिलिटी बन ही नहीं पाएगी। आप कैसे भी करके यहाँ पे 4 तो मतलब 5 तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 6 एलिमेंट है ना, ठीक है भाई। अगर आप यहाँ पे इधर इन तीनों को 1 रख दो, ठीक है, तीनों को मैंने 1 रख दिया, फिर उधर मैंने क्या किया, 1 को -1 कर दिया, 2 को 1 1 कर दिया, 2 को 1 1 कर दिया, तो ये इसको ऐसे ही कट कर देगा, तो सब नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इन तीनों को 1 कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम सम है ना, तो तीनों को तो 1 करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। फिर उधर क्या ला सकता हूँ कि उधर मैं 2 को -1 कर दूँ, ठीक है, 1 को +1 कर दूँ, तो कहीं ना कहीं ये इसको फिर से काट देगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो मैक्सिमम क्या बन सकता है, 4 का पॉसिबल सम बन सकता है। पॉसिबल सम क्या बन सकता है आपका, पॉसिबल सम क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और वो 4 आप ला भी सकते हो, उसके लाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से ला सकते हो, जैसे एक डिटर्मिनेंट में बना देता हूँ यहाँ पे, ये वाली कंडीशन बना दो कि 3 तो ये 1 1 कर दो, ये तीनों तो 1 1 हो जाए, ठीक है। और उधर क्या हो जाए, ये दोनों -1 हो जाए, और एक क्या हो जाए, पूरा प्लस का हो जाए, पूरा प्लस का हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये वाली क्वांटिटी पूरी प्लस की कर दो, ठीक है। यानी A1 B3 और C2, इन तीनों को तो किसका ला दो, आप प्लस का ला दो, ठीक है। और इन दोनों में क्या करो, एक एक माइनस डाल दो। जैसे आप A3 को इधर से माइनस डाल दो, ठीक है, A3 को आपने माइनस डाल दिया, हमें किसका लाना है, माइनस लाना है ना, ठीक है। A3 को माइनस कर दो, और इधर से मान लो हमने किसको माइनस कर दिया, A2 को मान लो माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। A3 को और A2 को मान लो मैंने माइनस कर दिया, तो देखो पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, A3 A2 को जब आप माइनस करोगे, ठीक है, तो A3 तो ये वाली क्वांटिटी भी किसकी आएगी, माइनस की आएगी, और A2 को माइनस करोगे तो ये वाली क्वांटिटी भी किसकी आएगी, माइनस की। लेकिन हम क्या सोचे थे कि इसको तो प्लस का लाना है मैं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि B3 को माइनस का कर देता हूँ, ठीक है, बात समझ में आई। और इधर से C2 को भी किसका, ये दोनों C2 को भी किसका कर देता हूँ, माइनस का कर देता हूँ, C2 को भी किसका कर दिया मैंने, माइनस का कर दिया। तो B3 तो ये दो, और बाकी सब क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब देखो आपका ऑटोमेटिक सम बन जाए। क्या क्या बोला मैंने, इधर -1 तो पहले मैंने A3 A2 को माइनस कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर B3 को माइनस किया, और इधर तो वो दोनों इसमें चल रहे हैं, तो दोनों मिलके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसका मतलब इसका मैक्सिमम सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन दिया था उन्होंने, ठीक है। इसमें क्या है कि नोट द स्क्वायर ऑफ, आपको पता है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट किसी का अगर स्क्वायर बनती है, ठीक है, ये डायगोनल का मतलब समझते हैं ना, आपकी सिर्फ डायगोनल एंट्रीज है, बाकी सारी एंट्रीज क्या है, 0 0 है। तो अगर मान लो यहाँ पे ये किसी भी मैट्रिक्स का, मान लो ये जो जिससे पहला ही ले लिया मैंने, अगर ये किसी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बन रही है, ठीक है, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ एनी डिटर्मिनेंट, लेट से कोई एक बी है, ठीक है, या ए है, और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये उसका स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया। तो उस केस में डिटर्मिनेंट कितनी आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो आएगी आपकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, या जीरो, नेगेटिव तो नहीं आ सकती। तो अब आप यहाँ पे चेक करो, जैसे पहले वाली जो है, ठीक है, पहले वाले में जो दे के रखा है 1 डायगोनल एंट्रीज हो जाएगी है, ठीक है। अब आप इसके डिटर्मिनेंट चेक करो, इसकी डिटर्मिनेंट जब वैल्यू चेक करेंगे आप, तो कितनी आएगी, -1 आएगी। अगर ये ए है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, -1 है। अरे बात समझ में आई, ठीक है। तो नोट द स्क्वायर, तो वो तो हो, क्योंकि ये तो किसी का स्क्वायर बनना चाह रही है ना, मैं इसको बी मान रहा हूँ ना, ये तो किसका स्क्वायर बनना चाह रही है, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये ए में पॉसिबल नहीं होगा। तो वैसे आप चेक करना कि ए और बी की, यहाँ पे जो ए और बी ऑप्शन में जो है उनकी डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब इसमें इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसको कैसे करेंगे, अब आज हमने डिस्कस किया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को धीरे धीरे ये बात क्लियर भी होने लगी होगी, ठीक है। तो अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने, तो आप सिंपल, आपको पता है कि डेल्टा तो इसका 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है, दैट इज़ द मेन कंडीशन। तो जब आप इसका डेल्टा 0 करेंगे तो आपके पास एल्फ़ा की, ठीक है, एल्फ़ा की क्या क्या वैल्यू आएगी, आप इसका डेल्टा डिटर्मिनेंट निकालो, तो आपके पास इक्वेशन बन रही होगी α² -1 का होल स्क्वायर
वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। ये बनेगी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अल्फ़ा की 2 वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी भाई, एक तो आएगी आपकी +1 और एक क्या आएगी -1, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले को रखोगे, अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो ये तीनों प्लेन कौन से प्लेन हो जाएंगे, देखो ध्यान से, A1 ये तीनों तो क्या हो गए, कौन से प्लेन हो गए, ठीक है। तब क्या ये कोई सॉल्यूशन दे पाएंगे, क्या लगता है आप लोगों को, ठीक है। ये कोई सॉल्यूशन यहाँ पे अगर अल्फ़ा को मैंने, ठीक है, 1 भरा ठीक है, तो ये इस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो मैं अल्फ़ा को -1 भरता हूँ, ठीक है, अल्फ़ा को -1 भरता हूँ तो कितना आएगा, ये बनेगा आपका 1। ये तो क्या हो जाएंगे, ये तो कोइंसाइडिंग प्लेन हो जाएंगे ना। ओ एक सेकंड, ये तो कोइंसाइडिंग प्लेन को किस टाइप के प्लेन, अगर अल्फ़ा हमने, एक सेकंड, हाँ रुको, तो प्लेन क्या बनेंगे आपके, पहला प्लेन क्या बनेगा, जैसे x + y + z = 1, दूसरा क्या बनेगा x + y + z = -1। ये तो कुछ भी, ये तो पैरेलल प्लेन बने, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि वो भी तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हम अल्फ़ा = -1 भरते हैं, ठीक है, अल्फ़ा = -1 भरते हैं, तब क्या मिलेगा, देखो भर के देखना आप लोग, तो सारे प्लेन क्या हो जाएंगे आपके, जैसे पहला वाला क्या बनेगा x - y और कितना आ जाएगा +z = 1। दूसरा वाला भरो, दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका x नहीं -x प्लस, तो ये दूसरा वाला भी सेम ही आ जाएगा। तो इस पे, इसका मतलब यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर होगी। तो इसका मतलब अल्फ़ा = -1 तो क्लियर है, क्योंकि सेम तीनों प्लेन कोइंसाइडिंग होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे आ जाएंगे, तो 1 - 1 + 1 = 0। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, कि ये जो प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ MTM, ये जो होता है इसका मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट हमेशा ट्रू रहता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एंट्रीज, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर ऐसा दिया है तो आप सीधा क्या करो कि ये वाली बात आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ABCD आपने इस टाइप से माना है, या फिर A1 A2 माने हैं, तो कितना आ जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, इस टाइप से कितने एंट्रीज होंगी, इसमें टोटल 9 एंट्रीज होगी। सारी 9 एंट्रीज का सम कितना हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 5 आना चाहिए, ठीक है। आई होप अब तो आप लोग बहुत इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब तो फैक्ट बेस्ट हो गया, जेई मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको 0 1 2, तो जैसे 2 भरोगे तो 2 कितनी बार भरना पड़ेगा आपको, 2 बार भर सकते हो, तो बाकी उसके अलावा सारे क्या भरने पड़ेंगे आपको, 1 1 0 इस टाइप से कर लोगे ना अब तो, ठीक है। तो इसके आगे मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आप यहाँ पे, चलो कैसे बना देता हूँ। देखो 2 आप मैक्सिमम कितनी बार भर सकते हो, 2, क्योंकि स्क्वायर जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो 2 बार भर सकते हो, तो आपको सम कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 2 जब आपने, तो 4 + 4, उसके बाद एक बार क्या भरना, 9, सम कितना, ओ सॉरी आपको तो सम 5 चाहिए ना, तो आप 2 कितनी बार भर सकते हो, मुझे लगा सम 9 चाहिए। 2 अगर आपको, 2 एक बार ही भर सकते हो, ठीक है। 2 एक बार भरते 4 का सम हो जाएगा, फिर उसके बाकी, उसके अलावा क्या भरना पड़ेगा आपको, बाकी एक जो बचा वो क्या भरना पड़ेगा आपको, एक बार 1 भरना पड़ेगा, बाकी सब जगह पे क्या भरना पड़ेगा, 0, ठीक है। बाकी 6 टाइम्स क्या भरना पड़ेगा, 0। वैसे अगर मान लो आप 1 ही भरना चाहो, ठीक है, तो 1 कितना टाइम्स भरना पड़ेगा आपको, 5 टाइम्स 1 भरना पड़ेगा, बाकी 4 प्लेसेस पे क्या भरना पड़ेगा आपको, 0। तो इस टाइप से आप कर लेना कि आपको 9 प्लेसेज है, वहाँ पे 5 1 भरने हैं, 4 0 भरने हैं, इस टाइप से जैसे आइडेंटिकल में करते हो ना, वैसे 2 केस बन जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आप जेई मेंस क्लियर कर चुके हो, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये वाला देखो, इसको कैसे कर लें, इसको आप खुद ही कर लेना, कैसे कर लोगे, प्रॉपर्टी से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, जैसे क्या क्या प्रॉपर्टी, या तो उसको ओपन करने का तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे कि R1 गोज़ टू, याद है ना प्रॉपर्टी क्या क्या लगा सकते हो, R1 गोज़ टू R1 - R2 आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद R2 गोज़ टू R2 - R3 भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाएगा कि ये ऊपर वाले कुछ रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई दूसरी प्रॉपर्टी, आप तो लीनियर में आ जाएंगे ये, ठीक है। और जब लीनियर में आ जाएंगे तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कॉलम वाइज भी जा सकते हैं, जैसे भी आप लोग इच्छा हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ इस टाइप से होती है, आपको पता है ना कि यहाँ पे अगर आप ये इस टाइप की प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपको डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ता है डिटर्मिनेंट को, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है,
ऑल्टर हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया था। तो इसको आई होप आप लोग बहुत आराम से सोल्व कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, क्योंकि लीनियर लीनियर लीनियर, फिर उसके बाद फिर एक बार ये प्रॉपर्टी लगा देना तो आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सॉल्यूशन के ऊपर ही है। देखो, इफ़ द इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ध्यान से समझना। देखो ये कौन सा है, होमोजीनियस इक्वेशन है। सारी कौन सी इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इक्वल्स टू 0, ठीक है, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड इक्वल्स टू 0, सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका एक सॉल्यूशन तो हमेशा ही आ रहा है। कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है, वो आपका सॉल्यूशन आ रहा है कौन सा, क्योंकि 0 0 0 से तो ये पास हो ही रहे। लेकिन इन्होंने बोला है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिवियल मतलब सिर्फ 0 0 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका क्या दूसरा केस क्या बनता है, हमने बोला 0 0 0 तो आ ही रहा है, वो तो ट्रिवियल है। तो इसको बचाने का तरीका क्या है कि इसको क्या कर दो, इसकी डिटर्मिनेंट क्या कर दो, आप 0 कर दो। इसकी डिटर्मिनेंट 0 होगी तो ऑटोमेटिक कौन से वाले में चला जाएगा ये इन। और यहाँ पे देखो डेल्टा 1 0 है, डेल्टा 2 0 है और डेल्टा 3 0 है। ठीक है, इसका मतलब अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो आप याद करो क्रेमर्स रूल में क्या देखा था हमने, एक्स क्या आता है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो वो 0 तीनों 0 आ जाएंगे। इसका मतलब अगर उसको आपको बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डेल्टा को क्या बनाना पड़ेगा आपको, 0, यानी इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल इसको सोल्व कर देना, आपकी इसको ए बी सी ए, ठीक है, और कितना हो जाएगा सी ए बी। और आई होप आप लोगों ने ये सोल्व करी भी होगी। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और देखो उन्होंने बोला है कि ए बी सी सारे क्या है आपके पॉजिटिव नंबर है, तो आपको ये बताना है कि ये कब कब 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये रिजल्ट याद है कि आप लोगों को क्या आता है, बोलो। अच्छा, जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग एक बार क्या कर सकते हैं, उसको पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे आप लोगों ने आर्काइव तो किए होंगे, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कोई करना चाहे तो। ठीक है, तो इसको हमने एक्सपांशन लगा दिया इसका, तो ए के अलोंग लगाया तो बी सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बी के अलोंग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस ए सी। और उसके बाद में सी के अलोंग लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, ए बी माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप इसको ध्यान से देखोगे तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आपको यहाँ पे दिखेगा, और इक्वस टू कितना दिख रहा होगा, इक्वस टू थ्राइस ए बी सी। और शायद इसका अगर ऐसा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ये इसका फैक्टराइजेशन देखा होगा ना आपने, इसका फैक्टराइजेशन कितना होता है, ए प्लस समेशन ए, समेशन मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा समेशन ए स्क्वायर माइनस समेशन ए बी। आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी। ठीक है, और इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं, समेशन ए इंटू, इसको याद है ना, इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे, कैसे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या क्या बातें निकल के आ सकती है कि समेशन ए तो 0 नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि ए बी सी पॉजिटिव है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी तो 0 नहीं होगा। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एक तो आपका ये 0 हो जाए, यानी समेशन ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, समेशन ए बी के बराबर हो जाए, यानी कहने का हमारा सी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, बिल्कुल a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, उन्होंने कहीं डिस्टिंक्ट बोला है क्या। ठीक है, लेकिन अगर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए तो ये प्लेन क्या बनेंगे सारे, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए तो आपका a कट जाएगा, तो ये प्लेन क्या बन जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, सिर्फ 0 ओरिजिन से तो पास नहीं कर रहा ना, और भी तो सॉल्यूशन उसके आ जाएंगे। ठीक है, और जब और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होता है तो उसको आप शायद जीपी में तो बोल ही सकते हैं, याद है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या इक्वेशन गिवन है आपको, पी क्यू इक्वल्स टू, ठीक है, पी क्यू इक्वल्स टू क्या दे के रखा है, के इंटू आई दे के रखा है। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ क्या लगा दो, डिटर्मिनेंट लगा दो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, तो के में एक इक्वेशन आ जाएगी ना, और यहाँ पे याद है ना डिटर्मिनेंट लगाओगे, क्योंकि 3/3 का है ना, तो क्या मिलेगा आपको, के क्यूब मिलेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा मिलेगा, अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ पी यहाँ पे आप लोग सोल्व करना, ये आपकी बन जाएगी। ठीक है, 2 के टाइप की कुछ बननी चाहिए। ठीक है, इससे जो इक्वेशन आएगी ये आप निकालें, कितनी आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालो आप लोग कितना है, किसके अलोंग एक्सपांशन लगाओगे, 3 के अलोंग लगा दो। ठीक है, पहली रो के अलोंग लगा दो, या जो भी आप लोग इच्छा हो। तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी अगर निकालें हम तो कितना आ जाएगा, 0, ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा 15 अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद में कितना हो जाएगा, +1, याद है ना कैसे एक्सपांशन लगाते हैं, -3 अल्फ़ा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, -2 के अलोंग क्या आएगा आपका, -10। देख लेना कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, मेरे हिसाब से तो ऐसा आ जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 12 अल्फ़ा +20। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भर देंगे हम,
12 अल्फ़ा प्लस 20, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू आपको देखे रखिए क्या, क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू के क्यू। तो यहाँ से अल्फ़ा और के में एक रिलेशन तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये के में एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे वो ध्यान से समझना आप लोग। देखो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आई दे के रखा है, पी क्यू इक्वल्स टू के आई, सॉरी। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो और आपको एक एलिमेंट दे के रखा है Q23, बहुत ध्यान से समझना ये वाली बात। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पी का डिटर्मिनेंट आपका 0 यहाँ पे, अच्छा पी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, पी का यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना आया था, पी इंटू क्यू, और वैसे भी क्योंकि क्यू का डिटर्मिनेंट, उन्होंने क्यू का एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू के 0 नहीं मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उनको देना चाहिए, हालांकि उन्होंने कहीं मेंशन भी नहीं किया ऐसे। ठीक है, अगर के 0 हो गया, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ के स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, तो के को नॉन जीरो नंबर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि मैंने पी से पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पी इनवर्स का मतलब क्या होता है, के इंटू एडजॉइंट ऑफ पी। अब बहुत ध्यान से समझने की बारी आ गई आप लोगों की। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, और इसका अब मैं क्या करूँगा, या तो एक काम क्या करोगे आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे एडजॉइंट निकालने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एडजॉइंट, तो यहाँ पे एडजॉइंट नहीं निकालना आपको, मैंने कहा जो ज़रूरत है उसी पे हिट करना है, हमें जो ज़रूरत है उसी पे हिट करना है। तो क्यू का आपको कौन सा एलिमेंट दिया है, क्यू का आपको एलिमेंट दिया है Q23। ठीक है, Q2 यानी सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट दिया है आपको। ठीक है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें यहाँ पे डिटरमिनेंट पी तो हमने निकाल ली थी 12 अल्फ़ा प्लस 20, तो जब एडजॉइंट ऑफ पी का मतलब क्या होता है, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज जब करूँगा उससे पहले ये एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, ट्रांसपोज के बाद में ये एलिमेंट यहाँ जाएगा। बात समझ में, यानी को फैक्टर कौन सा एलिमेंट का निकालना पड़ेगा आपको, को फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट का, C32। बात समझ में, C32 जो होगा आपका वो Q23, फिर कंपेयर कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट का को फैक्टर कितना आएगा, यानी -5 वाला जो एलिमेंट चल रहा है आपका P में, तो -5 वाला जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, शायद 4 आ रहा है क्या, देखो और ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस का भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस लगेगा उसके आगे, और कितना आएगा वो आपका कितना आ रहा है, 3 अल्फ़ा प्लस 4 मिल रहा है शायद। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले एलिमेंट का ये बात पता है, मैं माइनस यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हटा दिया तो 3 अल्फ़ा प्लस 4 यानी -3 अल्फ़ा प्लस 4 आ रहा है, ये इसका कोफैक्टर आ गया। तो अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो एक और Q23 कितना दिया है हमें, -k/8 दिया है। ठीक है, तो ये मैंने इसको भर दिया -k/8 इक्वल्स टू k अपॉन, अब आप इसको सोल्व कर लो आराम से। ठीक है, इसकी वैल्यू ऊपर से भर दो, कितनी आई थी इसकी वैल्यू, 2k आई थी ना, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2k आई थी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -3k प्लस 4, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करके आप k और अल्फ़ा ला सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो हमने कितना स्मार्टली यहाँ पे टाइम बचाया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। हाँ, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, इसमें पैटर्न इसको ब्रेक कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखो आज ही मैंने इंट दिया था कि ये क्या है, हायर पावर है। तो हायर पावर करने के लिए आप इसको क्या कर देंगे, 2 मैट्रिक्स में ब्रेक कर देंगे, फिर वो मैट्रिक्स किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी नील पोटेंट की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत आराम से फिर आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 16 इस टाइप से हो जाएगा। और प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, आइडेंटिटी, प्लस क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से अब ये इसको देखना, ये नील पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि p की पावर 50 पूछा है ना, तो इसको आप कुछ मान लेना, a मान लेना। ठीक है, और a² देखना। ठीक है, उसके बाद a³ देखना, a³ आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आज हमने बात करी है, देख लेना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन किए भी होंगे आपने, जेईई मेंस में भी बहुत सारे किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक देखो आप लोग, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका, पहले सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स आ गई। अच्छा ध्यान रखना, ये किसके लिए वैलिड है, बस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा आपका, अगर किसी का आपने ट्रांसपोज किया और वही उसका नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इस टाइप को, और यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप इसको जैसे वो आप ओड इवन फंक्शन की तरह मानो। अगर कोई एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो ऐसा ले लेते हैं, ए और बी इधर ले लेते हैं, बी इसको सिमेट्रिक मान के चल रहे हैं। तो अब आप ए की कोई भी इवन पावर करेंगे या ए की कोई भी पावर करेंगे, वो हमेशा क्या आएगी, सिमेट्रिक आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप बी की इवन पावर करेंगे तो वो सिमेट्रिक आएगी।
ठीक है। और बी की अगर आप ओड पावर करेंगे तो वो क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स आपकी जैसे ए प्लस बी है, ठीक है, ना तो स्क्यू सिमेट्रिक हो ना ही, ठीक है, जैसे ये, अच्छा ये तो हो जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी तो क्या करो, आप इस टाइप से चेक कर लो, ठीक है। तो ट्रांसपोज बढ़ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ए माइनस बी आ गया, तो ये कुछ भी नहीं है, नाइदर सिमेट्रिक, ठीक है, नाइदर है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ये अगर प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन मतलब ऐसे सोचो ओड इवन जैसी बात चल रही है। अब देखो जैसे ये है कि इनमें से बताओ कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करो कि जैसे मान लो मैंने कोई भी उठा ली, जैसे मान लो पहला ऑप्शन उठा लिया ए, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे सी मान लो, फिर कितना हो जाएगा y की पावर 3 z की पावर 4 माइनस z की पावर, ध्यान से समझना। तो अगर ये समझ में आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ध्यान रखना। मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो पहले बात तो ट्रांसपोज बट जाएगा, ट्रांसपोज क्या होगा, दोनों में एज इट इज़ बट जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं आता है ट्रांसपोज में, क्योंकि सबका ही तो रो कॉलम चेंज हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज को बांट दिया। अब उसके बाद में क्या होगा, लेकिन अब ध्यान रखना ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो z की पावर 4 पहले तो ट्रांसपोज उसका आएगा, फिर y की पावर 3 का ट्रांसपोज आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे किसका ट्रांसपोज आएगा, y3 का ट्रांसपोज आएगा, फिर z4 का ट्रांसपोज आएगा, इस टाइप से। फिर आप ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रांसपोज में जैसे आप a की पावर n का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले ट्रांसपोज कर लो फिर पावर n कर लो। तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा। अब z क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो z का ट्रांसपोज की पावर 4 फिर y का ट्रांसपोज की पावर 3 माइनस y का ट्रांसपोज की पावर 3 z का ट्रांसपोज की पावर 4, इस टाइप से हो जाएगा। z कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसमें माइनस नहीं आएगा, तो z की पावर 4। ये क्या हो जाएगा, y क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस आएगा, और क्योंकि पावर 3 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्योंकि पावर 3 है तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो y3 और ये क्या हो जाएगा z4। अब इसको आप ओरिजिनल वाले से देखो, ओरिजिनल जैसा ही लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये तो सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। अब बी में देखो, बी में सिमिलरली ट्रांसपोज बढ़ जाएगा लेकिन पावर इवन है, तो इसका मतलब ये क्या बननी है, एक्स और वाई कुछ भी हो ये सिमेट्रिक ही आएगी, ठीक है। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करने। डी वाला देखो, डी वाले में क्या ओड पावर है, तो दोनों के आगे क्या बन जाए, दोनों अपने माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो एट द एंड आपको एक माइनस बाहर दिखेगा, इसका मतलब इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से करने होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं, आ जाए तो इस पर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इस टाइप का दिया हुआ है सिमेट्रिक, तो ये आप लोग कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक बात बताई थी, ठीक है, कि अगर ए बी का डिटर्मिनेंट आपका ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, और अगर कोई एक डिटर्मिनेंट जैसे मान लो ए का जो प्रोडक्ट है वो ए की डिटर्मिनेंट नॉट नल है, तो अब बी 100% क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। बी 100% क्या होगा आपका, नल मैट्रिक्स होगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। फिर इसी बात का देखो कितना अच्छे से यूज किया इन्होंने। तो यहाँ पे देखो पहले तो क्या दे के रखा है कि m स्क्वायर इक्वल टू क्या दे के रखा है, n की पावर 4 दे के रखा है, ठीक है। इसको डायरेक्ट अभी तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते भाई, इसको ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस n की पावर 4, जब तक हम जैसे, ठीक है। अब पहले देखेंगे कि एम एन कितना दे के रखा है उन्होंने, एन एम दे के रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, एम एन स्क्वायर हो गया, n से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा, एन एम एन हो जाएगा। और एन एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एन लिख सकता हूँ, ठीक है। या एम एन को, इसको एम एन को लिखो, एम एन को फिर से क्या लिख सकता हूँ, एन एम, तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर एम, और ये कितना आ जाएगा, एम एन स्क्वायर। ऐसा हमें यहाँ पे इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो एम एन स्क्वायर इक्वल टू एन एम स्क्वायर है। अब ये बताओ कि अगर जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ, इससे कितना मिलेगा भाई, ये हमारी इच्छा हो रही है ना कि ये ऐसे फैक्टराइज हो सकता है, ये चेक कर रहा हूँ मैं। लेकिन ऐसा होगा तो क्या क्या आएगा बताओ, एम स्क्वायर वापस मल्टीप्लाई करो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम, ठीक है, माइनस एम एन स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एन की पावर 4, और ये दोनों तो बराबर है, हमने डिराइव कर लिया। इसका मतलब इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको ऐसे फैक्टराइज कर लिया, ठीक है, तो ये कितना है, नल मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, नल मैट्रिक्स है। अब ध्यान से समझना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नल मैट्रिक्स है। और यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि m माइनस एन स्क्वायर जो है ये नल मैट्रिक्स नहीं है,
नोट अ नल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है, अब यहाँ पे दो बातें निकल के आएगी। ठीक है, कि m इक्वस टू क्या n स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, अगर इसकी डिटर्मिनेंट जीरो हो गई, इसकी अगर डिटर्मिनेंट, जैसे यहाँ पे क्या क्या केस लिख सकते हैं हम, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है। क्या बोला मैंने कि अगर मान लो यहाँ पे हमने बोला, जैसे ऑप्शन में जो पूछा है, देखो ऑप्शन ध्यान से देखो आप, जैसे ये ऑप्शन देखो, कौन सा देखो आप लोग, ये देखो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में हमने क्या लिखा है, सिंपल m इंटू एम प्लस एन स्क्वायर की डिटर्मिनेंट के बारे में बोला है। तो m तो अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो इसके बारे में अगर हमें चर्चा करनी है तो हमने बोला कि m प्लस, मैंने बोला कि यार ये जीरो नहीं है, मैंने इसको ऐसा माना। अगर ये जीरो नहीं है, ठीक है, देखो ऊपर ध्यान से देखो, अगर कोई दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है और उनमें से कोई एक नोट उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो मजबूरी में दूसरे वाले को क्या होना पड़ेगा, फिर नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और अगर ये नल मैट्रिक्स हो गया तो m इक्वल टू क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया, जो कि मना किया हुआ है। देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि m प्लस एन स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 100% आपका क्या आएगा, जीरो ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपका कौन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखो ए आ जाएगा क्योंकि मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और सी तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो सी तो आना ही नहीं चाहिए। दूसरा देखो, अब बी में देखो, बी में सिमिलरली आप m कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, m प्लस एन स्क्वायर, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है। इसका मतलब आप कोई ना कोई u आप ऐसा दिखा ही सकते हैं ना, क्योंकि उसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो नहीं आएंगे ना उसके। क्या बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे बी वाले में बी क्या है आपका, m इंटू एम प्लस एन स्क्वायर इंटू क्या है, u है। अब यहाँ पे देखो, ये इसका डिटर्मिनेंट हमने क्या दिखा दिया, जीरो दिखा दिया इस पूरे का। इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो दिखा दिया तो इसको, अब ये क्या होगा, ये नोट नल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नोट, अगर किसी एक का डिटर्मिनेंट, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया ना, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो फिर अब ये नल होने से बच जाएगा, यानी कोई ना कोई इसका सोचो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं होता तब इसको मजबूरी में जीरो होना पड़ता। तो वही बात उसमें पूछी हुई है कि ऐसा क्या इसको जीरो होना जरूरी, तो हम बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, तो बी भी आपका सही आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। 25 आप लोग कर लेना। ठीक है, उसके बाद में 26 में क्या कर लेना, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेना। अगर ये फाइल चाहिए तो बता देना, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ। ओके, थैंक यू।